सो हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चा लोग? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर एंड ऑल माय स्टूडेंट्स. टुडे we will learn and continue our topic, that is collision. So previous topic में हम लोगों ने introduction to collision पढ़ा था, जहां हम लोगों ने पढ़ा था what is collision. So collision क्या है? Basically collision means sudden movement change, momentum change. If there is a change in momentum, it means there is a collision. Clear? So I told you, मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था. ये हमारा एक ब्लॉक था जिसका मास m1 था. दूसरा ब्लॉक स्प्रिंग से अटैच था जिसका मास m2 था. क्लियर? दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी इनिशियली v1, दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी v2. तो मैंने आपको ये बताया था कि कंप्रेशन इज मैक्सिमम व्हेन द वेलोसिटी ऑफ टू ब्लॉक्स इज सेम. ये बताया था मैंने आपको. तो रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट कि कंप्रेशन क्या होगा? मैक्सिमम होगा कब? जब वेलोसिटी दोनों ब्लॉक की क्या होगी? सेम. वी विल सॉल्व वन न्यूमेरिकल ऑन दिस प्रॉब्लम ऑन दिस टॉपिक टुडे. देन आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक. एंड हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि मान लीजिए कि ब्लॉक इस ब्लॉक से आके कोलाइड करता है. यहां इन दोनों के बीच में क्या है? कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, बट स्टिल मोमेंटम चेंज. सो वी कैन से देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम एंड देयर इज अ कोलिजन टेक्स प्लेस. कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ, बट अगर स्प्रिंग ना हो, वी विल सी अ केस व्हेन स्प्रिंग इज नॉट प्रेजेंट. जब स्प्रिंग नहीं होगी तब हम लोग देखेंगे, कोलिजन की स्टडी करेंगे. और स्प्रिंग हो या ना हो, इन दोनों के बीच में जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है वही रहेगा. ऑलवेज रिमेंबर, कंप्रेशन इज मैक्सिमम और वी कैन से दैट डिफॉर्मेशन. मैंने कल आपको बताया था ना, कंप्रेशन इज मैक्सिमम व्हेन वेलोसिटी ऑफ टू ब्लॉक्स आर सेम. इन अ सिमिलर वे, अगर ये दो ब्लॉक कोलाइड कर रहे हैं आपस में, अगर इनके बीच में स्प्रिंग ना हो, स्टिल कंप्रेशन या फिर डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होगा. कब? when two blocks has the same velocity. क्लियर? समझ में आ गया? ये चीज मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू, वी विल जब आगे बढ़ेंगे हम लोग इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, यानी वी विल हेड ऑन कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन जब पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको ये चीज क्लियर करूंगा. क्लियर? सो किसी को कोई डाउट अभी तक जो भी हमने पढ़ाया है? बताइए, कोई डाउट? कोई डाउट हो किसी को? देन वी विल कंटिन्यू एंड मूव टू द टॉपिक. Okay, so write down one numerical. Write down. Write down each of the block. Each of the block. Write down problem. Each of the block. Each of the block as shown in figure. As shown in figure. Has mass 1 kg. Has mass 1 kg. To stop. The rear block. The rear block moves with a speed of 2 meter per second. 2 meter per second towards the front block. Towards the front block. To stop. Kept at rest. Kept at rest. To stop.
the spring attached to the spring attached to the front block, the spring attached to the front block is light, is light and has a spring constant and has a spring constant 50 Newton per meter. So stop. Find the maximum compression of the spring. ठीक है, अब जो कल मैंने आपको पढ़ाया था, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंसेप्ट दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड. तो वीडियो को यू कैन पॉज 1 मिनट एंड ट्राई बाय योर ओन. एक बार खुद से ट्राई करिए, देन आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व. आई एम गिविंग यू few minutes. Meanwhile you try. Please try. देखिए क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बट हम लोग क्या है कि क्वेश्चन को ढंग से पकड़ते नहीं है. हाउ टू रीड, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना प्रॉपर्ली बहुत जरूरी है. जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आप उसका फिगर बनाओ. पहले क्वेश्चन कह रहा है ईच ऑफ द ब्लॉक एज शोन इन फिगर. चलो फिगर मैं आपको दे देता हूं. फिगर है आपका, ये सरफेस है एज शोन इन फिगर. ठीक है, ठीक है बच्चों. ओके, देखिए मैंने आपको फिगर भी दे दी. अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ईच ऑफ द ब्लॉक एज शोन इन फिगर हैज मास 1 kg. कर दो 1 kg. क्लियर. रेयर ब्लॉक का मतलब होता है पीछे वाला, ये वाला. द रेयर ब्लॉक मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड. ये किससे मूव कर रहा है? 2 मीटर पर सेकंड. यहां तक क्लियर हुआ? टुवर्ड्स द फ्रंट ब्लॉक केप्ट एट रेस्ट. इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 मीटर पर सेकंड. ये रेस्ट पे रखा है. आगे क्या कहता है? द स्प्रिंग अटैच्ड टू द फ्रंट ब्लॉक इज लाइट. यानी स्प्रिंग क्या है? ये स्प्रिंग मासलेस है. लाइट कह दिया नहीं, मासलेस है. हमारा काम आसान हो गया. क्लियर. प्लीज स्टॉप. एंड हैज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी कि ए की वैल्यू कितनी दी है? 50 न्यूटन पर मीटर. अब क्या निकालना है? मैक्सिमम कंप्रेशन. तो देखो जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, those who didn't watch the previous lecture, so I am requesting you, please watch the previous lecture first, then only you are able to solve this question, otherwise you can't solve. मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि अब मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा? when two blocks is having the same velocity after collision. एक सर्टेन पॉइंट पर होगा जब दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी क्या होगा? सेम. बताया था. तो देखो मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? मोमेंटम बैलेंस. क्योंकि देखिए हम लोग कोई भी चीज पढ़ते हैं तो हमेशा याद रखिए कि उसको रटो मत, समझो. अब मुझे बताइए, इज देयर एनी एक्सटर्नल फोर्स? क्या आपको बाहर से कोई फोर्स लग रहा है एक्सटर्नली? नहीं लग रहा. देन दिस प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इजी. सिंस ACM इज 0, ACM क्या होता है? नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय मास. कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व. इंटरनल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता. यहां से क्वेश्चन पकड़ो. अब देखिए, अप्लाइंग इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. अब कहां तक कंजर्व करना है?
एक कंडीशन भी हो गई। अब हम दूसरा फिगर बना लेते हैं, जब इनकी वेलोसिटी क्या हो, इक्वल, जब ये सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, यानी इधर इस इंस्टेंट और इस इंस्टेंट के बीच में हम मोमेंटम बैलेंस कर रहे हैं। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, डायरेक्शन के साथ उसका तो वेलोसिटी मोमेंटम जीरो होगा। फाइनली इन दोनों का मोमेंटम, मास कितना है 1 kg इनटू वेलोसिटी प्लस इसका इनटू v, तो 2v इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 वेलोसिटी क्या आ गया 1 मीटर पर सेकंड। क्लियर, याद समझ आ गया, वेलोसिटी मिल गया मेरे को। अब देखिए इनिशियली इसकी काइनेटिक एनर्जी, अब देखिए हमको ये निकालना है कि फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन। तो मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब सिंपल क्या है, सेकंड वाले ब्लॉक स्प्रिंग को कंप्रेस किया, ये जो ब्लॉक है फर्स्ट वाला, इसने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, यानी कि इसकी कुछ एनर्जी कहां चली गई, इलास्टिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। So we will apply what? We will apply conservation of energy. Now, and why am I applying the conservation of energy? Because हमारा क्या है, सरफेस फ्रिक्शनलेस, समझ आ गया आपको। So apply conservation of, apply, समझ जाना, ठीक है, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, LOCE मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए E इनिशियल इज इक्वल टू E फाइनल। E मतलब क्या, E इनिशियल मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली, E फाइनल मींस टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनली। क्लियर, नाउ इनिशियली क्या है, हाफ मास m इनटू v, v वेलोसिटी क्या है इसका, v का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू फाइनली दोनों का मास हाफ m, इस दो फाइनली क्या है, ये ऐसा सिस्टम मूव कर रहे हैं, इसका एनर्जी क्या होगा, हाफ m इंटू वी स्क्वायर, ऐसे ही इसका होगा प्लस हाफ m वी स्क्वायर प्लस स्प्रिंग की एनर्जी हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। मैक्सिमम कंप्रेशन से निकालना है। तो देखिए ये कितना हो गया, 2 2 4, ये 2 जूल आएगा इधर, इज इक्वल टू वेलोसिटी की वैल्यू 1 कितना है, 1 मीटर पर सेकंड। तो देखो हाफ इंटू 1, हाफ इंटू 1 यानी कि 1 हो गया 1 जूल, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, के की वैल्यू कितनी थी 50, मैक्सिमम कंप्रेशन देखिए 2 माइनस 1 1 हो गया, 2 इंटू 1 ये क्या होगा 25, तो ये क्या होगा x मैक्स 1/25 की रूट ले लेंगे, ठीक है। बचा लोग ये कितना आएगा 1/5, यानी आपको मैक्सिमम कंप्रेशन कितना मिला 0.2 मीटर। x मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0.2 मीटर। इसी कोई डाउट, देखो अब ये क्वेश्चन कौन बच्चा सॉल्व करेगा, ये यही क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं जिसको कंसेप्ट पता होगा, that person is able to solve such type of numerical problem। आप लोग सोच रहे हो इतना न्यूमेरिकल मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा अभी तक, so I will teach you numerical part also after completing this topic। इस चैप्टर को कंप्लीट हो जाने दीजिए, then we will solve various problems। okay, so you can note down, please note down। So all of you note down, okay, so we can move to the another topic, that is कल मैंने आपको जो भी एक्सप्लेन किया, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू इन मोर डीपर वे। कोलिजन का भी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। देखिए ध्यान से, मैंने आपको कल ये बताया था कि एक स्प्रिंग ये रहा, एक मास है which is moving with certain velocity v1, और एक another मास है जो अटैच है स्प्रिंग से, having the mass m2, इसकी वेलोसिटी v2 है,
कोलिजन होता है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, जो भी मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी। ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं, बोथ दीज ब्लॉक्स आर कोलाइड, बट यहाँ पर ये फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है, आपस में कांटेक्ट में नहीं है, बट दे आर इनडायरेक्टली कांटेक्ट। ये आपस में कांटेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन ये स्प्रिंग के मीडियम से मोमेंटम चेंज कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ स्प्रिंग दे आर चेंजिंग देयर मोमेंटम, और मोमेंटम चेंज हो रहा है, इट मींस कोलिजन हो रहा है। तो कोलिजन का मतलब ये नहीं है कि दो बॉडी आपस में कांटेक्ट करें, टकराएं। तो यहाँ पर अगर स्प्रिंग ना भी हो ना, तब भी कंसेप्ट वही रहेगा, बिकॉज स्प्रिंग क्या है हमारी, मासलेस। क्लियर? सो वी विल अंडरस्टैंड अनदर थिंग। अगर मान लीजिए ये दो ब्लॉक की जगह क्या हो, दो स्फीयर हो। क्लियर? ये दो स्फीयर हो ऐसे, जस्ट सपोज ये मेरा एक स्फीयर है, एक मतलब बॉल, दो बॉल है, ठीक है। ये v1 v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये v1 वेलोसिटी से। क्लियर? अब देखिए इन दोनों के बीच में स्प्रिंग नहीं है, बट स्टिल कंसेप्ट विल वैलिड। v1 क्या है, v2 से ज्यादा है। नाउ यू कैन सी आफ्टर कोलिजन, जब कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये कोलाइड करेंगे, व्हेन दीज टू बॉल्स कोलाइड, तो क्या होगा, अभी भी क्या v1 से होगा, अभी भी v2 से होगा। क्लियर? वही चीज जैसे आप इमेजिन करिए, जो कल मैंने आपको पढ़ाया था सेम वही है, बट मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूं कि अब स्प्रिंग नहीं है, स्टिल द कंसेप्ट विल वैलिड। हाउ? देखिए v1 v2 से ज्यादा है, तो v2 क्या करेगा, v2 की वेलोसिटी कम है, तो v1 आके इसको कोलाइड करेगा। नाउ दे आर फिजिकली कांटेक्ट, देन बिकॉज ऑफ कोलिजन इसका सरफेस क्या हो जाएगा, हल्का सा डिफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि टकराएगी कोई चीज, अगर ये इससे कोलाइड करेगा तो ये क्या हल्का सा डिफॉर्म हो जाएगी इसकी सरफेस। सेकंड बॉडी की, इसकी भी डिफॉर्म होगी लेकिन कम होगी, क्योंकि इसका वेलोसिटी ज्यादा है, ज्यादा डिफॉर्म कर देगा इसकी बॉडी, यानी ये ज्यादा कंप्रेस कर देगा। क्लियर? आप लोगों को दिख रहा हो कोई दिक्कत, डाउट यहां तक? जो आपका ब्लॉक, इसको ब्लॉक 1 मान लीजिए, इसको ब्लॉक 2 मान लीजिए, या फिर दो बॉल मान लीजिए, ये बॉल इससे कोलाइड करेगी तो क्या होगा, देखिए अभी इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी v2 है, अभी भी ये v1 v2 से ही मूव करेंगे, जैसे टच करेंगे इनकी वेलोसिटी अभी भी वही रहेगी, लेकिन when it just touch and when it make the surface deform, ये क्या करेगा, ये वाला ब्लॉक, ये बॉल है जो भी है, इसके सरफेस को डिफॉर्म कर देगा। आफ्टर सम टाइम, लेट अस सपोज एट टाइम t, ये शेप है। क्लियर? मतलब पूरा का पूरा स्फीयर है, अभी भी जब ये कांटेक्ट में आए हैं, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल, दैट इज t एट t प्लस डेल्टा t1, ये सरफेस थोड़ी सी इसकी हल्की डिफॉर्म हो जाएगी, हल्की डिफॉर्म होगी, हल्की सी, देख रहे हो, हल्की सी डिफॉर्म होगी, लेकिन ये जो सरफेस है सेकंड ब्लॉक की, वो ज्यादा डिफॉर्म होगी, यानी कुछ कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही डिफॉर्म हो जाएगी सरफेस, मतलब हल्का सा पिचक जाएगा सेकंड ब्लॉक। सेकंड सरफेस क्या हुआ, सेकंड जो दूसरी बॉडी है उसका जो सरफेस है जिसपे कांटेक्ट में, वो पिचक जाएगा, हल्का ना अंदर चले जाएगा। ये मान के चलिए दो बॉल हैं, दो फॉर्म की, वो इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ये इसमें कोलाइड करेगी, सेकंड वाली ब्लॉक का जो सरफेस है वो अंदर की तरफ धस जाएगा। क्लियर? इट विल गो इनसाइड, देन और ये कांटेक्ट में होगा। मैं आपको और अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा यहाँ पर, कैसे होगा देखिए, ये हल्का सा, ये इसका शेप बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, और ये दूसरी वाली बॉल उसका भी हल्का सा, मतलब थोड़ा सा इनका सरफेस में डिफॉर्मेशन आ जाएगी, इतना समझ लो। तो देखिए जब ये ब्लॉक, ये बॉल इस बॉल को क्या करेगी,
टकराएगी तो इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली तो इसकी पूरा का पूरा स्फीयर है दोनों, ये पूरा का पूरा स्फीयर है इनिशियली। व्हेन इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, जब ये तेजी से इस पे टकराएगी तो ये कुछ ना कुछ इसको दबा देगी, यानी इसका सरफेस पहले यूं था, पूरा पूरा स्फीयर था, ये थोड़ा पिछड़ जाएगा, ये अंदर घुस जाएगा इसके, क्लियर, इट विल गो इनसाइड, देन बिकॉज ऑफ दैट सरफेस सरफेस कांटेक्ट में तो क्या लगेगा, नॉर्मल, इसका नॉर्मल यहाँ लगेगा और इसका नॉर्मल यहाँ लगेगा, क्लियर। ये फर्स्ट वाली बॉडी ज्यादा कांटेक्ट में होगी सेकंड बॉडी के, फर्स्ट वाली बॉडी ज्यादा कांटेक्ट में होगी बिकॉज ज्यादा गहरा गड्ढा बनाएगी, ज्यादा डिफॉर्मेशन करेगी, तो फर्स्ट वाली बॉडी पे जो नॉर्मल लगेगा वो ज्यादा लगेगा और सेकंड वाली बॉडी पे नॉर्मल कम लगेगा बिकॉज इस बॉडी में डिफॉर्मेशन कम है, कम कांटेक्ट में रहेगी सेकंड वाली बॉडी फर्स्ट बॉडी के, इसको मान लीजिए फर्स्ट बॉडी, इसको मान लीजिए सेकंड बॉडी। तो आप देखिए ये जो नॉर्मल है ये इसकी वेलोसिटी को क्या कर देगा, कम, पहले इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी फर्स्ट बॉडी की, सेकंड बॉडी की वेलोसिटी कम थी, ये नॉर्मल क्या करेगा, अपोजिट लग रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी बिकॉज ये इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा और ये इसकी वेलोसिटी को कम कर देगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बराबर, उस पॉइंट पर जो भी डिफॉर्मेशन होगी यानी कंप्रेशन यानी जो भी डिफॉर्मेशन होगी, क्लियर, दैट इज मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। उसके बाद आगे की बात बाद में करेंगे, पहले इतना कोई डाउट हो बताओ, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए दोनों की डिफॉर्मेशन मतलब एक टाइम के बाद क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी और डिफॉर्मेशन क्या आ जाएगी, मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, वहां क्या था, एट मैक्सिमम कंप्रेशन, वहां वेलोसिटी क्या थी दोनों की सेम, यहाँ भी क्या होगा, जब डिफॉर्मेशन मैक्सिमम हो जाएगी, देखो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगे, दोनों ब्लॉक, दोनों बॉल एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगे, क्लियर। अब इसके बाद की हिस्ट्री किस पे डिपेंड करेगी कि दोनों बॉल किस मटेरियल से बनी है, क्लियर, किस मटेरियल से बनी है दोनों ब्लॉक बॉल, इस बात पर डिपेंड करेगा आगे, आगे की क्या हो गई, आगे क्या होगा, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल से ये ब्लॉक बॉल कह रहा हूं, सॉरी ये स्फीयर किस मटेरियल से, इनके सरफेसेस हैं किससे बने, मान लीजिए इनके सरफेसेस इलास्टिक मटेरियल से बने, किससे बने हैं, इलास्टिक मटेरियल से, यानी सरफेसेस का नेचर क्या है, इलास्टिक नेचर, इलास्टिक नेचर होगा तो क्या होगा, जरा सोचिए, इलास्टिक कोई चीज होती है तो अपना पूरा का पूरा शेप रिकवर कर लेती है, कुछ समय देखो इसके अंदर डिफॉर्मेशन है, और मैंने आपको बताया था डिफॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू चेंज इन शेप, सम एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो कुछ ना कुछ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गई है, पहली बात। अब देखिए ये जो डिफॉर्मेशन हुई है, अंदर क्या होगा, कोई चीज डिफॉर्म करोगे तो उसके अंदर ऑब्वियसली बात है, स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग के अंदर से क्या लगता है, एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, तो ड्यू टू इंटरनल स्ट्रेस, इसके अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल स्ट्रेस इंड्यूस होंगे, ठीक है, इंटरनल स्ट्रेस, ऐसे ही इस वाली ब्लॉक से यहां से होगा इंटरनल स्ट्रेस, से फर्स्ट ब्लॉक जो फर्स्ट बॉल है उसके अंदर भी इंटरनल स्ट्रेस जनरेट हो रहे हैं, ऐसे ये भी कंप्रेस है, वो जो इंटरनल स्ट्रेस है वो क्या करेगा, देखिए यहाँ तो कम रहेगा, यहाँ ज्यादा होगा इंटरनल स्ट्रेस, इसकी वजह से क्या होगा, इसका जो शेप पहले डिफॉर्म था ये अपनी शेप को रिकवर कर लेगा, यहाँ भी रिकवरी हो जाएगी अगर ये इलास्टिक बॉडी से, इलास्टिक मटेरियल से बनी है। फाइनली क्या होगा कि देखिए ये जो इंटरनल स्ट्रेस इसकी वेलोसिटी को और कम कर देंगे, कुछ समय बाद क्या होगा, ये जो सेकंड बॉडी है, फर्स्ट बॉडी है, सेकंड बॉडी की जो वेलोसिटी तो बढ़ जाएगी, मान लीजिए कुछ समय बाद इसकी वेलोसिटी सेकंड वाली बॉडी की v2 डैश हो गई और फर्स्ट वाली बॉडी की v1 डैश। देखिए फाइनल कंडीशन बना रहा हूं मैं, इस कंडीशन में v2 डैश क्या होगा, v1 डैश से ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए ये जो इंटरनल स्ट्रेस यहाँ कम होगा जनरेट, यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ डिफॉर्मेशन ज्यादा है, तो ये जो डिफॉर्मेशन इसके अपोजिट लग रही है इसकी वेलोसिटी के, तो ये वेलोसिटी जो पहले v थी अभी कम हो जाएगी और कम हो जाएगी, समझा क्या, जब ये
और यहाँ कम है तो ये इसकी वेलोसिटी बढ़ा देंगे, ये v2 डैश हो जाएगी, v1 डैश हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो गई। अब देखिए ये v2 डैश v1 डैश से ज्यादा रहेगा। कुछ समय बाद क्या होगा, अगर ये इलास्टिक बॉडी से बनी है, इलास्टिक मटेरियल से बनी है दोनों बॉडी, तो कुछ समय बाद बोथ बॉडी विल गेन देयर विल रिकवर देयर ओरिजिनल शेप। लेकिन कब, जब ये इलास्टिक मटेरियल इलास्टिक बॉडी से बनी है तो दोनों की दोनों बॉडी अपनी अपनी शेप को रिकवर कर लेंगी। लेकिन अगर ये बॉडी परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल से बनी है तो आज भी ये इसी तरह मूव करेगी। अगर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी इलास्टिक मटेरियल से कोई चीज बनी है तो आज भी वो इसी तरह मूव करेगी, सेम कॉमन वेलोसिटी से v से। ये अपनी शेप को रिकवर नहीं कर पाएंगी, इसके अंदर इतना इंटरनल स्ट्रेस डेवलप नहीं हो पाएगा कि ये अपनी बॉडी को शेप को रिकवर कर ले। समझ आ गया? तो हमेशा रखना परफेक्टली इलास्टिक, आफ्टर कोलिजन इट मूव्स विद द कॉमन वेलोसिटी, बट इन केस ऑफ इलास्टिक इट रिकवर्स इट्स ओरिजिनल शेप। सो हमेशा रखना इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं, व्हाइल इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक नहीं सॉरी परफेक्टली इन इलास्टिक, उसमें क्या होगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट वर्ड, परफेक्टली इलास्टिक, इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होगा, इट मूव्स विद अ कॉमन वेलोसिटी, बिकॉज़ परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल इन इलास्टिक मटेरियल के अंदर इतना इंटरनल स्ट्रेस डेवलप नहीं हो पाया जिसकी वजह से अपनी शेप को रिकवर कर ले, और ये इसी तरह v वेलोसिटी से मूव करेगा। डिफॉर्म कोलिजन के बाद मान लीजिए ये दोनों कोलाइड करें, डिफॉर्मेशन आया, ऐसे मूव करेंगे, इसी वेलोसिटी से मूव करते जाएंगे। लेकिन अगर परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल है तो क्या होगा, कुछ समय बाद पहले टकराए, कुछ समय बाद ये दोनों अलग हो जाएंगे, इसकी वेलोसिटी पहले ज्यादा थी, इसकी वेलोसिटी कम थी, टकराए, कुछ समय बाद इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यानी दे विल रिकवर देयर होल एनर्जी, होल मोमेंटम, बट इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक मटेरियल इट्स नॉट हैपन। क्लियर? समझ आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो ये कॉमन वेलोसिटी से मूव करे, इट मींस इसकी जो एनर्जी लॉस हुई कहां गई, डिफॉर्मेशन में। आप देखना इनिशियल एनर्जी कुछ और होगी, फाइनल एनर्जी कुछ और होगी, और उनका डिफरेंस कहां गया, एनर्जी कहां गई, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कहां गई, इस डिफॉर्मेशन में चली गई। लेकिन इलास्टिक में ऐसा नहीं है, क्योंकि डिफॉर्मेशन वहां पर जीरो हो जाती है आफ्टर कोलिजन। लेकिन इस दुनिया में, रियल वर्ल्ड में कोई भी इलास्टिक मटेरियल नहीं है रियल में। हमेशा अगर कोई बॉडी पार्शियल इलास्टिक है, मतलब वो उसके अंदर नेचर इलास्टिक का भी है और इनइलास्टिक का भी है, तो उस कंडीशन में दोनों बॉडी अलग तो होंगी, लेकिन कंप्लीट डिफॉर्मेशन वी कैन से दैट अपनी शेप को फुली रिकवर नहीं करेंगी। मान लीजिए 99% 95% कर सकती है रिकवर, लेकिन 100% रिकवर नहीं करेंगे। इट मींस वहां भी क्या है कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा, बट एनर्जी कंजर्वेशन वहां भी नहीं लगेगा। सो क्लियर? ऑलवेज रिमेंबर वेलोसिटी ऑफ, आई विल टेल यू सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ क्लोजनेस, आई विल टेल यू रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी, वो सब मैं बताऊंगा आपको रिलेटिव वेलोसिटी इन द नेक्स्ट वीडियो। बट ऑलवेज रिमेंबर, जैसे मैंने आपको स्प्रिंग का केस बताया था ना, दो ब्लॉक स्प्रिंग होती बीच में, अगर स्प्रिंग ना भी हो ना तब भी कंडीशन क्या रहेगी, सेम। सो इज देयर एनी डाउट? सो प्लीज आस्क मी if there any issue and any doubt you can ask me. I will tell you what is velocity of separation, what is velocity of collision. In case of, मैं आपको ये भी बताऊंगा coefficient of restitution, e की वैल्यू 0 कब होती है, e की वैल्यू 1 कब होती है, e की वैल्यू 0 1 के बीच में कैसे लाई करती है, एक एक चीज छोटे छोटे कंसेप्ट है ना वो क्लियर होंगे यहाँ पर। तो याद रखना, in case of perfectly inelastic velocity after collision will remain same, और कैसे होती है वो ऐसे होती है। So once again, very thank you. I am so thankful for your time, precious time. So if you learn anything, please do like, please share to others for such quality education. अगर आपको कोई doubt हो, please ask in comment box or you can join our group. So thanks a lot. Thank you.